ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं किसी भी ग्रुप 15 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं हमारी वेरी करती है, वेरीज फ्रॉम -3 टू +5। ठीक है जी, -3 टू +5 हमारा ये वेरी करता है। क्लियर हो गया। अब नाइट्रोजन बीइंग वेरी स्मॉल इन साइज, तो वो क्या करता है, बहुत सारी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पी मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है, वही स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, so it has tendency to form p pi multiple bond. It has tendency to form p pi multiple bond. ठीक है, it has tendency to form p pi multiple bond. यहाँ पे नाइट्रोजन है, देखो बाकी हमने जनरल बात किया तो ये क्या करेगा, ग्रुप 15 है तो -3 टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब नाइट्रोजन का क्या है, स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वो कुछ अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करता है जो हमारे बाकी एलिमेंट्स शो नहीं कर रहे। ठीक है जी, क्यों होते हैं, रीजन बीइंग नाइट्रोजन जो है उसका स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एंड इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। जैसे मैंने यहाँ पे NH3 लिया, ठीक है जी, तो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे हाइड्राजीन लेता हूँ N2H4 NH2 तो यहाँ पे हमारा हाइड्राजीन में नाइट्रोजन जो है वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, -2। अगर हम NH2OH लेते हैं, हाइड्रोक्सिलअमीन लेते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन का -1 होता है। नाइट्रोजन N2 में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा एलिमेंटल स्टेट में, दैट्स व्हाई इट विल शो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वो अपने ऑक्साइड्स में घुसेगा, राइट। हम इसके ऑक्साइड्स के बारे में बात करते हैं। ऑक्साइड्स में N2O हमने लिया, दिस विल शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसे हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं, ठीक है, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ NO की, नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड ये हमारे क्या बोलते हैं, जेट प्लेन्स होते हैं, सुपरसोनिक जेट्स, उसमें से निकलती है और ये हमारी ओजोन लेयर को खराब करता है। ठीक है, डेंटिस्ट ये N2O गैस को यूज करते हैं, ठीक है, एज अ एनेस्थीसिया। उसके बाद हमने यहाँ पे बात किया N2O3, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +3, और उसके बाद आता है NO2 या N2O4, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और N2O5 ये हो गया हमारा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड्स हैं जिनके कलर्स होते हैं। NO2 हमारा ब्राउन कलर की गैस है, NO2 इज अ ब्राउन कलर गैस। और N2O3 की अगर हम बात करते हैं तो N2O3 हमारा क्या है, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ब्लू कलर का होता है, राइट, क्लियर है। N2O3। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। होता क्या क्या, ये NO2 होता है और NO होता है, ये दोनों मिला के हमारा N2O3 मिलता है, और ये ब्लू कलर की गैस होती है। दो ही हमारे कंपाउंड्स हैं जो नाइट्रोजन के कलर्ड है, बाकी सब कलरलेस हैं। अब बात आती है NO2 और N2O4 कलरलेस है। वाई कलरलेस, चलो हम बाद में बात करेंगे, कलर्स वगैरह की बाद में भी आएंगे, ठीक है। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, ये तो नाइट्रोजन के था, रीजन पता लग गया आपको क्यों ये
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अब जो फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है, ठीक है जी, ये सारे के सारे कहां से कहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? -3 to +5, -3 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। क्लियर हो गया? अब इसके अंदर क्या होता है? टेंडेंसी टू शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी डिक्रीज करती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट? क्लियर हो गया? चलिए, अब ये होता क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखा देता हूं, होता क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट। द रिलक्टेंस ऑफ s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है? रिलक्टेंस ऑफ s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन, उसे हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट? अब इसे समझते हैं है क्या चीज। हमने यहाँ पे नाइट्रोजन लिया था, या नाइट्रोजन छोड़िए, फास्फोरस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करना है। अब फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 15, so its electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, राइट? यहाँ पे हमारे पास s सब शेल में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारे पास p सब शेल में इलेक्ट्रॉन है। अब नाउ दिस कैन, अब फास्फोरस था वो हमारा -3 भी दिखा सकता है, +3 भी दिखा सकता है, क्योंकि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से चिपका तो +3, और अगर अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जाके चिपक गया तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देगा। अब यहां से क्या होता है, जब हम इसे किसी ऐसे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं जो इसे एक्साइट कर देता है, फास्फोरस के इस s इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है और उसे जंप करा देता है कहां पे? d सब शेल में, और इसके रहते हुए हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। वी हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट? तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +5। तो -3 था, +3 था, और लास्ट में आ गया हमारा +5। इस तरीके से वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब हमने बात किया कि जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी डिक्रीज कर रही है, और उसका रीजन था इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। यहाँ पे मैंने फास्फोरस की लिखी, तो यहाँ पे मैं जनरल लिख रहा हूँ हीलियम, सॉरी यहाँ पे नियॉन आ जाएगा, नियॉन 3s2 3p3, फास्फोरस आर्सेनिक 33 आर्गन 4s2 3d10 4p3। इसके बाद आता है एंटीमनी, एंटीमनी हो जाएगा 51, है ना, 18 ऐड कर दो, यहाँ पे क्रिप्टॉन आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5s2 4d10 5p3। और उसके बाद आता है बिस्मथ, बिस्मथ का एटॉमिक नंबर होता है 83। इसके बाद अंदर आ जाएगा जिनोन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 6s2 4f14 5d10 6p3, राइट? बिस्मथ के केस अभी यूजुअली क्या हो रहा था, नाइट्रोजन के
बीच में मतलब s यहाँ पे 3d 0 था, ठीक है, यहाँ पे 4d 0 था, यहाँ पे 5d 0 था, यहाँ पे 6d 0 हुआ। अब यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को, एस इलेक्ट्रॉन को डी में जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं थी, बहुत ज्यादा एक्साइट करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे भी क्या हो रहा था, बीच में डी और सब शेल आ रहा था, तो बंदा एक बीच में आ गया था, तो फिर भी वो एक्साइट कर रहा था। यहाँ पे भी डी सब शेल था, बीच में इंटरविनिंग डी ऑर्बिटल्स थे, इसकी वजह से भी ये क्या कर रहा था, यहाँ पे जंप कर जा रहा था। क्लियर हो गया। बट जब हमने यहाँ पे बिस्मथ के केस में देखा तो यहाँ पे क्या हो गया, बीच में बड़े सारे ऑर्बिटल्स आ गए, बड़े सारे सब शेल्स आ गए। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो बीच में 4f आ गया, फिर 5d आ गया। ये जो s वाला इलेक्ट्रॉन था यहां से उठ के यहां तक जंप नहीं कर पाया। s वाला इलेक्ट्रॉन हमारा यहां से उठ के यहां तक जंप नहीं कर पाया। तो ये वाले s वाला जो सबशेल था, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एस द रिलक्टेंस ऑफ एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये एस वाले इलेक्ट्रॉन हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ पे हमारा एस वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था। अब ये वाला एस इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जंप नहीं कर पाया, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हेल्प नहीं करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वी हैव ओनली 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देगा। अब बात आती है कि बिस्मथ जो था वो -3 ऑक्सीडेशन बड़ी लिमिटेड से क्यों दिखा रहा है, बिकॉज बिस्मथ क्या है, हमारा एक मेटल है। बिस्मथ इज अ मेटल। क्लियर हो गया। अब हम इसके अंदर इसके रीजन लिख लेते हैं। आई गेस सबको समझ आ गया होगा ये हमने कहां पे क्यों हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखा रहा था। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट की कहानी लिखवा देता हूं। द इनर्ट पेयर इफेक्ट इज, द इनर्ट पेयर इफेक्ट इज significant in the heavier elements of different groups of p block the inertness of valence s electron to take part in the bond formation is because of ineffective shielding of these electrons from the attraction of the nucleus by the intervening d and f इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, बीच में क्या हुआ, हमारे पास d
D and F इलेक्ट्रॉन आ गए and they have the poor shielding effect, they have ineffective shielding effect, जिसकी वजह से वो S वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या है, न्यूक्लियस के पास हैं, तो वो क्या करेगा, इतना बड़ा जंप नहीं ले पाता उनको बीच में कवर अप करके, इसी वजह से हमारे S इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्लियर हो गया? या यू कैन से कि जो S इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे न्यूक्लियस के पास हैं, तो वो इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन बनाने में हेल्प नहीं करते हैं। राइट, यहां पे ये आप सब लिख सकते हैं। अगर हम बिस्मथ की बात करते हैं, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सट्रीम रेयर केसेस में ये शो करता है, बट अगर हम यहां पे बात करें तो BiF5 हमारा BiF5 इज स्टेबल, हमारा BiF5 इज स्टेबल। क्लियर हो गया? और यहां से बहुत सारे बिस्मथ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको कराता हूं। Bi5 is a stronger oxidizing agent than Sb5। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आया हमारे पास। क्या था ये? Bi5 बोलता है कि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब Bi जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में रखा हुआ है। अब हमें मालूम है कि Bi5 जो है भैया वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं है। उसका कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेबल है? सॉरी, Bi का हमारा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, झट से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा Bi+3 में। क्लियर हो गया? Bi+3 में। और Sb का अगर हम बात करें तो उसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू Sb+3 से। दिस इज मोर स्टेबल। तो ये तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Sb+3 में नहीं जाएगा, बट Bi5 और Bi+3 में Bi3 हमारा मोर स्टेबल है, तो वो क्या करेगा, रेडिली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Sb+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Bi+5 में जब वो Bi+3 में गया तो भैया यहाँ पे हुआ हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारा रिडक्शन, और उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। राइट, तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि भैया Bi5 जो है दैट इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू Sb+5 या Sb5। क्लियर हो गया? चलिए अब हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करेंगे। अब हम नाइट्रोजन या फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं। ठीक है जी, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की जो हमारी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, दे आर लेस स्टेबल as compared to +5 oxidation state या higher oxidation state। highest oxidation state। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, नाइट्रस एसिड लिया HNO2, वैसे भी अनस्टेबल होता है HNO2 नाइट्रस एसिड। अगर मैं इसे हीट करता हूं तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। क्या बनाता है, HNO3
राइट, नाइट्रिक एसिड बना देगा, +2NO नाइट्रिक ऑक्साइड बना देगा, और साथ में क्या बना देगा हमारा वाटर। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे आ गया +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये बना देगा हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +3 से इंक्रीज भी कर गया और डिक्रीज भी कर गया, इसे हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। These are known as disproportionation reaction। ऐसे ही हमने लिया H3PO3 लिया, इसे मैंने हीट कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H3PO4 प्लस PH3 में। यहाँ पे H3PO3 लिया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आता है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ रहा है, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 आ रहा है। These reactions are known as disproportionation reaction, जहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हमारी होती है। क्लियर हो गया जी, और इसे हम बोलते हैं ऑटो रिएक्शन भी बोलते हैं। फाइन, क्लियर है जी ये? हाँ जी, क्लियर है ये? अभी ये हो गया ऑटो और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है? अब हम उसके बाद एक एक करके इनकी रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, राइट। तो ये क्या बनाएंगे भैया, हाइड्राइड्स बनाएंगे। इनका जनरल फॉर्मूला होता है EX3। दे हैव द जनरल फॉर्मूला EX3। E कैन बी एनी एलिमेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। क्लियर हो गया? और ये सारे के सारे हमारे कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं। दे ऑल आर कोवेलेंट हाइड्राइड्स। यहाँ पे आ गया NH3, PH3, ASH3, SbH3 एंड BiH3। ये सारे के सारे हाइड्राइड्स इस टाइप के ये बनाते हैं। क्लियर हो गया? अब ये नाइट्रोजन, अमोनिया और फॉस्फाइड्स, अगर आपने मैकेनिज्म वाली वीडियोस देखी हैं तो वहां पे ये सारा मैंने बताया गया है। अब अमोनिया की प्रिपरेशन, अगर हम किसी भी नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये हमारा क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और साथ में अमोनिया गैस इवॉल्व करेगी। ऐसे ही मैंने क्या किया, कैल्शियम फॉस्फाइड लिया, Ca3P2 लिया, उसका हमने हाइड्रोलिसिस किया, तो ये क्या होगा हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा और फॉस्फीन गैस इवॉल्व करेगी, राइट। ये मैंने आपको मैकेनिज्म वाली वीडियोस में बताया हुआ है। क्लियर हो गया? बाकी रिमेनिंग जो भी हमारी मेटल्स हैं, रिमेनिंग हाइड्राइड्स, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, उनके कोई भी जिंक सॉल्ट्स लेते हैं हमने। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, Zn3M2 लिया, ठीक है। दिस M कैन बी आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। मैंने इनके जिंक के सॉल्ट्स लिए और इसका डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करता हूं, तो ये बना देगा भैया ZnCl2 और साथ में MH3 मेटल एलिमेंट हाइड्राइड्स, या यू कैन से यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, M बना देते हैं, यहाँ पे MX3 बना देते हैं, तो M और यहाँ पे आ जाएगा MH3। फाइन। अब जितने भी हमारे ये हाइड्राइड्स हैं, दे आर these hydrides are volatile in nature
these hydrides are volatile in nature and generally poisonous. अमोनिया पॉइजनस नहीं है, बट बाकी रिमेनिंग क्या है, पॉइजनस है. एंड फाउल स्मेलिंग. फाउल स्मेलिंग, अमोनिया की जो स्मेल है वो भी फाउल है. क्लियर हो गया. एंड दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग reducing agents, and they act as strong reducing agents. क्लियर है जी. फाइन. अब हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड्स. तो MH3 है, एलिमेंट M इज इन द एपेक्स, ये सेंटर में रहेगा और इसके अंदर क्या रहेंगे, ऑल sp3 हाइब्रिडाइज रहेंगे. इनकी जो शेप रहेगी वो हमारी ट्राइगोनल पिरामिडल रहेगी. ट्राइगोनल पिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन sp3. ठीक है जी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी यहाँ पे. और एंगल जो है वो डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप. एंगल बिटवीन HMH डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है जी, एंगल डिक्रीज करता है हमारा डाउन द ग्रुप. ऐसा क्यों होता है? एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of central atom decreases, repulsions decreases. right, electronegativity central atom की बाद में करता हूं आशीष. रिएक्शंस हमें लर्न करनी पड़ेंगी. जब आप मैकेनिज्म कर लोगे तो वहां पे आपको सब समझ में आ जाएगा. ठीक है जी. यहाँ पे हमने किया हाइब्रिडाइजेशन थी sp3, एंगल बिटवीन ये वाला H M एंड H, ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ. ये क्या होगा, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वो डिक्रीज करता है बिकॉज रिपल्शंस डिक्रीज करती हैं. कैसे? हमने यहाँ पे NH3 लिया या हमने सिर्फ NHH बनाया. अब यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन बीइंग द सेंट्रल एटम, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या होंगे, नाइट्रोजन के पास है. अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं तो नाइट्रोजन की फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन. जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, थोड़ा सा, अब यहाँ पे लोन पेयर भी है तो ये क्या करेगा, इसे रिपेल करना शुरू कर देगा, रिपल्शंस कम होनी शुरू हो जाएंगी. आर्सेनिक की बात करेंगे तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हो जाएगी. जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़े से और दूर हो जाएंगे. जब वो दूर होंगे तो क्या होगा, रिपल्शंस कम होंगे और एंगल क्या करेगा, अंदर की तरफ जाना शुरू कर देगा. ऐसे ही Sp में होएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हो गए, रिपल्शंस कम हो गई और ये लोन पेयर क्या करता है, नीचे की तरफ पुश करना शुरू कर देता है. इसी वजह से जो हमारे बॉन्ड एंगल्स हैं वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करते हैं. ठीक है जी, क्लियर है. और ये हर एक ग्रुप में होता है, जनरल है ये कि जब भी हम किसी भी ग्रुप की बात करेंगे किसी भी कंपाउंड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है और बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं. राइट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स. अब हाइड्राइड्स की बात की जाए तो ये क्या है, हमारी कलरलेस गैस थी. बट ये क्या होती है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं इनकी
जो स्मेल है वो और गंदी होती रहती है, और फाउल होती रहती है, और फाउल होती रहती है। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें, अमोनिया जो है, अमोनिया इज ओनली सॉल्युबल इन वाटर, अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर, और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब एक सवाल आ गया कि भैया वाई अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर। हालांकि अमोनिया इज हाईली, वेरी हाईली सॉल्युबल इन वाटर। व्हाई? बिकॉज इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। बाकी रिमेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, इसी वजह से दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर हो गया? चलिए कैरेक्टर 6 में बात करते हैं। फर्स्ट इज द बेसिक कैरेक्टर। हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि अमोनिया एक्ट एज अ बेस। यूजुअली टीचर्स भी क्वेश्चन पूछते थे, व्हाई अमोनिया एक्ट एज अ बेस, व्हाई अमोनिया एक्ट एज अ बेस। अब जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या है हमारा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, है ना। सेंट्रल एटम के पास क्या है? लोन पेयर है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, राइट। और ये वाले कौन से एसिड होते हैं? सॉरी, ल्यूइस बेस। जो इसके पास लोन पेयर है और वो डोनेट कर सकता है वो ल्यूइस बेस होता है, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है उसे हम बोलते हैं ल्यूइस एसिड, या यू कैन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक। अब जो बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो NH3 इज मोस्ट बेसिक, फिर PH3, फिर AsH3, फिर SbH3 एंड लास्ट इज BiH3। देखो इनका जो बेसिक कैरेक्टर था वो किसकी वजह से था? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का साइज क्या है? साइज सबसे छोटा है, तो जो अवेलेबिलिटी है लोन पेयर की वो बड़ी इजीली हो जाएगी, है ना। लेट्स से कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, 2 क्लासरूम है, और बटा मैं अपने ऑफिस में था। अब मेरे पास की थी कोई, मैंने क्या किया, टेबल पे रख दी और मैं नीचे चला गया। मैंने किसी को भेजा कि भैया आप जाओ और कीज उठा लाओ, चाबी, मतलब गाड़ी की या स्कूटी की। तो क्या करेगा वो भैया? जाएगा और कीज, उसे मालूम था कि मैं ऑफिस में बैठा था, तो वो ऑफिस में ही ढूंढेंगे और जल्दी से चाबी ले आएंगे। लेट्स से मैं ऑफिस में ही बैठा था और मैंने एक क्लास भी ली, मैं एक क्लास में भी गया था, तो उसमें क्या हुआ, साइज बड़ा हो गया, है ना। जो जिस एरिया को मैंने कवर अप किया था वो ज्यादा हो गया था। पहले क्या करना पड़ेगा, उन भैया को ऑफिस में देखना पड़ेगा, अगर ऑफिस में नहीं मिलती तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, क्लासरूम में देखना पड़ेगा। तो वो जो एरिया था उनके लिए सर्च करने का कीज को, वो ज्यादा था, तो ऑब्वियसली टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। ऐसे ही आर्सेनिक की बात करते हैं, तो अब लेट सपोज कि मैंने थर्ड, जो सेकंड क्लासरूम था उसमें भी क्लास ली थी, तो क्या होगा, वो जो भैया थे पहले वो ऑफिस में देख रहे हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट क्लासरूम में ढूंढ रहे हैं, फिर उसके बाद वो सेकंड क्लासरूम में गए, तो क्या हुआ, वो एरिया फिर से और ज्यादा बढ़ गया। तो क्या हो रहा है, उन्हें और ज्यादा टाइम लगेगा उन कीज को ढूंढने में। तो ऐसा ही यहाँ पे होता है नाइट्रोजन का, एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप, as we move down in a group, size increases, right। लोन पेयर तो उतने से ही रहेंगे। अवेलेबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, क्योंकि उसे ढूंढना पड़ेगा। नाइट्रोजन का साइज छोटा सा तो झट से मिल जाएगा, फास्फोरस का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर हो सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आर्सेनिक का साइज और बड़ा हो गया
तो वहां पे और अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, एंटीमनी में और कम हो जाएगी और बिस्मथ में और कम हो जाएगी. दैट्स व्हाई बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम पे डिक्रीज कर रही थी. तो दिस इज द बेसिक कैरेक्टर. अब इसके बाद हम बात यहां पे करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी की. थर्मल मींस हीट. अब हम उसके कौन हमारा हायर टेम्परेचर तक स्टेबल है. थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या करती है, हमारी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप. डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BiH3. यहां पे भी क्या हो रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है. क्लियर हो गया? तो जो BiH3 है दैट इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर. वो मतलब रूम टेम्परेचर पे भी क्या करता है, डिकम्पोज कर जाता है. BiH3 is so unstable that it decomposes even at room temperature. ठीक है जी. अब थर्मल स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. यहाँ पे हमने रीजन के बारे में बात किया. अब थर्मल स्टेबिलिटी क्यों डिक्रीज कर रही है. देखो एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी. ठीक है जी. बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी. जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस. डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी. सो बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगी. राइट? क्लियर हुआ? अब देखो थर्मल स्टेबिलिटी में मैंने आपको बताया कि बॉन्ड हमारा क्या हो रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है. अब एक्सप्लेनेशन में मैंने क्या बताया कि बॉन्ड लेंथ जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी. जब हमने अमोनिया के केस में लिया, नाइट्रोजन का साइज क्या है, छोटा सा है. नाइट्रोजन का साइज छोटा है, हाइड्रोजन का साइज भी छोटा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी. अब फॉस्फोरस का साइज लिया तो उसका थोड़ा सा बड़ा हो गया, हाइड्रोजन का वही सेम रहा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बड़ी हो गई. ठीक है. उसके बाद आर्सेनिक हमने लिया, साइज और बड़ा हो गया, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, ये इंक्रीज कर रही है. ठीक है जी. एंटीमनी में साइज और बड़ा हो गया, तो जो छोटी बॉन्ड लेंथ है उसे तोड़ना मेरे लिए क्या है, मुश्किल है. और बिस्मथ के केस में और बड़ा हो गया, ऐसा हो गया. अब इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी थी बिस्मथ के केस में, तो वो क्या करेगा, रेडिली टूट जाएगा. एग्जाम्पल बिंग, मैंने एक पेंसिल लिया, बिल्कुल नई न्यू ब्रांड पेंसिल ली, उसका साइज बड़ा है, उसे अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो वो झट से टूट जाती है. क्यों? क्योंकि उसका साइज जो है, उसकी जो बॉन्ड है, उसका जो लेंथ है वो बड़ी है. ठीक है. अगर हम उसे तोड़ते चलते जाते हैं, अगर मैंने उसे हाफ बीच में से तोड़ा, फिर उसके बाद एक और लिया, अब जो हाफ हो गया उसे तोड़ने की कोशिश करूंगा तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा एनर्जी लगेगी. चलो मैंने तोड़ भी दिया, अब उसके बाद क्या किया, जब वो और छोटा हो गया तो उसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. तो ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी. बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी. जैसे से हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज इंक्रीज कर रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है, और बॉन्ड लेंथ हमारी बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज करते हुए चली जाएगी. क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग नेचर. फाइन. अब रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है भैया यहाँ पे ऑक्सीडेशन. और ऑक्सीडेशन की अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशंस लिख दूं तो क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
और आइदर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये चार होती हैं। अब हम यहाँ पे हमारे पास क्या है, MH3 जनरल फॉर्मूला था, तो यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, राइट। तो हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, reducing nature increases down the group। हाँ जी, क्लियर है। यहाँ पे वही होगा, हाइड्रोजन देना है। अब हाइड्रोजन देना है तो मतलब उसे तोड़ना है, बॉन्ड तोड़ना है। अब जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होने वाली है, कम है। फिर से वही लिख देते हैं, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। अगर मैं बॉन्ड लेंथ बढ़ा रहा हूं, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, और बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज करेगी तो टेंडेंसी टू गिव हाइड्रोजन इंक्रीजेस। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे बात करें तो अमोनिया जो है, अमोनिया इज वीकेस्ट एंड BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। BiH3 is the strongest reducing agent. ओके, अब हम इससे नेक्स्ट चलेंगे। देखो रिड्यूसिंग नेचर क्लियर हो गया, ऑक्सीडेशन था। ऑक्सीडेशन में वी हैव 4 रीजंस, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें सिर्फ इससे करना था, हाइड्रोजन कौन कितने रेडिली कोई हाइड्रोजन दे देगा। तो रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, और बॉन्ड लेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। अब इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी थी तो ये इजीली क्लीव हो जाएगी। जब ये इजीली क्लीव होगा तो ये क्या करेगा, इजीली हाइड्रोजन दे रहा है, जो जितने ही रेडिली हाइड्रोजन देगा वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। दैट्स इट, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, अब बॉइलिंग पॉइंट उसमें क्या होता है, फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। लिक्विड लिक्विड के बीच में कितने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होते हैं वो हमारा हाई टेम्परेचर पे बॉयल करता है, और जिसके अंदर वीक बॉन्ड्स होते हैं वो जल्दी से हमारा बॉयल कर जाता है। क्लियर हो गया। तो अमोनिया has exceptionally high melting point and boiling point due to the presence of hydrogen bonding, and while going down the group, boiling point increases as size increases, and hence as size increases van der Waals forces increases, size increases van der Waals forces increases। और जो ये van der Waals forces होते हैं ये हमारे साइज के ऊपर डिपेंड करता है, लार्जर द साइज लार्जर इज द van der Waals forces, राइट। तो जैसे से हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं साइज बढ़ रहा है, van der Waals forces बढ़ेगी और बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा इंक्रीज करेगा। बट अमोनिया हैज एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट, रीजन वही है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे। ओके, तो और भी उसके हाइड्राइड्स हैं, जैसे हमने हाइड्राजीन बनाया था। क्लियर हो गया। अब जो हाइड्राजीन है वो हमारा क्या कहते हैं, रॉकेट फ्यूल में
यूज होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइड्राजीन। हाइड्राजीन बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, NH2NH2 ये होता है हमारा हाइड्राजीन। N2H4 क्लियर हो गया जी। और ये बनता कैसे है, हमने अमोनिया लिया, अमोनिया का हमने रिएक्शन करा दिया सोडियम हाइपोक्लोराइड का, सोडियम हाइपोक्लोराइड का रिएक्शन कराया विद अमोनिया, तो N2H4 बन जाएगा, NaCl बनेगा एंड हमारा बनेगा वाटर। दिस इज हाइड्राजीन। क्लियर हो गया। कहां कहां पे यूज हो रहा है हमारा, रॉकेट फ्यूल का डेरिवेटिव है हाइड्राजीन में। ईच नाइट्रोजन, हाइड्राजीन ईच नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज। ऐसे से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, हाइड्राजीन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। NH3 नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड और इट इज अ बेस। इट इज अ बेस। अब बेस क्या होता था, विच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H पॉजिटिव, विच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H पॉजिटिव या OH नेगेटिव दे सके। यहाँ पे OH नेगेटिव नहीं है, इट इज अ बेस एंड एक्ट एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। इट कैन एक्ट एज प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो क्या बनाता है ये, N2H5 with a plus sign and N2H6 plus 2। सॉरी, क्लियर हो गया। ये हमारे आयंस बनाते हैं। और ये क्या होते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज हाईली एक्सोथर्मिक। रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज हाईली एक्सोथर्मिक। क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूं। N2H4 था, दिस इन द लिक्विड स्टेट, और इसका हमने ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन किया, तो दिस विल फॉर्म N2 प्लस 2H2O और इसकी जो एंथैल्पी है दैट इज -66.6 किलो जूल। ठीक है जी। रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, राइट। अब देखो हाइड्राजीन, दोबारा से बता रहा हूं, हाइड्राजीन में क्या होता है हमारे पास, इसका जनरल फॉर्मूला इज NH2NH2, राइट। इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या करना होता है, अमोनिया लिया, उसका सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्शन किया, तो दिस विल फॉर्म N2H4 एंड NaCl एंड वाटर। इट इज यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल। ठीक है जी। और नाइट्रोजन जो है हाइड्राजीन में, हर एक नाइट्रोजन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इट एक्ट एज अ बेस। अब बेसिस क्या होता है, विच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, तो ये बनाता है N2H5 और N2H6 प्लस 2 आयंस। ये दो टाइप के आयंस बनाता है ये। और अगर हम हाइड्राजीन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या है हमारा, हाईली एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी। और कहां पे यूज होता है ये, पॉलीमर इंडस्ट्री में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन पॉलीमर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर, पेस्टिसाइड्स में भी यूज होता है, पेस्टिसाइड्स। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तो वहां पे ये आएगा, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स में हम इसे पढ़ेंगे। इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इट रेडिली गिव ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर हो गया। दीज आर द हाइड्राइड्स। ये हमारे हाइड्राइड्स खत्म हुआ है। अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स
halogens. Right, reactivity towards halogens. Right, group 17 elements. तो ये दो टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं हमारे MX3 ट्राइहैलाइड्स एंड MX5. ठीक है जी, ट्राइहैलाइड्स एंड पेंटाहैलाइड्स. तो एक एक करके हम इनका जिक्र करेंगे. पहले हमने लिए ट्राइहैलाइड्स MX3. अब ये क्या करते हैं, सारे के सारे हमारे डायरेक्टली, ये सारे के सारे एलिमेंट्स डायरेक्टली कंबाइन करते हैं हैलोजन के साथ और वो ट्राइहैलाइड्स बनाते हैं. ठीक है जी. बट यहाँ पे all elements react with halogen directly to form ट्राइहैलाइड्स एक्सेप्ट, अब कुछ तो बन जा रहे हैं. NCl3 नहीं बनता है, NBr3 भी नहीं बनता है और Ni3 भी नहीं बनते हैं. ऐसा क्यों हुआ? नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है, वो तीन चीजों को, तीन क्लोरीन, तीन ब्रोमीन, तीन आयोडीन को वो होल्ड नहीं कर पाता. ठीक है जी, दीज आर एक्सेप्शंस. और क्लियर हो गया रीजन, इनके साइज छोटे हैं और इनकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है दैट इज वेरी लेस. बॉन्ड एंथैल्पी इज वेरी लेस. अब ये क्या होते हैं? दे ऑल आर कोवेलेंट इन नेचर. दे आर ऑल कोवेलेंट इन नेचर एंड ionic nature increases down the group. जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज कर रहा होता है. अगर आप बिस्मथ के हैलाइड्स देखोगे तो दे आर आयनिक इन नेचर. क्लियर हो गया? अब देखो यहां पे हम बात करते हैं NCl3, PCl3, they are covalent in nature, but BiCl3 हमारा आयनिक नेचर का हो जाता है. ये ऐसा क्यों हुआ? दिस इज ऑल ड्यू टू फजान्स रूल. मैंने आपको फजान्स रूल बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में, और ये सारी कहानी क्यों हो रही है? फजान्स रूल की वजह से. नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देता है. फास्फोरस का साइज छोटा है तो वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देता है. बट बिस्मथ का साइज क्या है? बहुत बड़ा है, तो वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट नहीं कर पाता. राइट, इसी वजह से हमारे BiCl3 जो है आयनिक नेचर का है. क्लियर हो गया? अब हम इसकी शेप अगर देखें तो अगर हम जनरल शेप्स के बारे में बात करते हैं तो मेटल इन द एलिमेंट इन द सेंटर, ऊपर हमारा एक लोन पेयर आ गया, यहाँ पे एक हेलोजन आ गया, ये दूसरा हेलोजन आ गया और ये तीसरा हेलोजन आ गया. और इसकी शेप वही sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा और इसकी शेप रहेगी ट्रायगोनल पिरामिडल. शेप रहेगी ट्रायगोनल पिरामिडल. ठीक. अब उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात कर लिया, और ये क्या होते हैं? दे कैन एक्ट ल्यूइस एसिड्स एज वेल एज बेसिस, दोनों की तरह एक्ट करते हैं ये. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो दे एक्ट एज ल्यूइस
bases as well as Lewis acids, दोनों की तरह ये एक्ट करेंगे। अब NF3 की हम बात करते हैं, तो NF3 क्या है हमारा? It has very little tendency to donate electrons, ठीक है, it has very little tendency to donate lone pair electron। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज नाइट्रोजन क्या है हमारा? स्मॉल साइज है, और फ्लोरीन की क्या है? फ्लोरीन हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो NF3 जो है इट एक्ट एज अ वीक Lewis base। very less tendency to donate lone pair, they are strongly hit by fluorine या fluoride ions। क्लियर हो गया? अभी ये तो थे ल्यूइस बेसिस के बारे में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ये हो सकते हैं। अब जब ल्यूइस एसिड कैसे काम करते हैं? ल्यूइस एसिड की अगर हम बात करें तो एक्सेप्ट नाइट्रोजन, they can act as Lewis acid by accepting an additional electron pair in vacant d orbitals। ठीक है, नाइट्रोजन के पास d orbitals नहीं थे, तो इसी वजह से वो हमारा ल्यूइस एसिड की तरह एक्ट नहीं कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ ल्यूइस बेस की तरह एक्ट कर रहा था। बाकी रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स थे दे हैव एम्प्टी d ऑर्बिटल, तो वहां पे ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया SbF3 ट्राइहेलाइड्स हैं, ये क्या करेगा? 2F नेगेटिव और एक्सेप्ट कर लेगा, और ये बना देगा SbF5 -2। तो इस तरीके के ये क्या करेगा? अब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया? Lewis acid। This SbF3 act as a Lewis acid and fluoride ion is acting as a Lewis base। हाँ जी, क्लियर है ये? और जो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ है या एसिडिक स्ट्रेंथ है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं ल्यूइस एसिड स्ट्रेंथ। फॉस्फोरस के बारे में बात करेंगे तो PCl3 जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ल्यूइस एसिड है, फिर PBr3 रहेगा, और फिर लास्ट हमारा रहेगा PI3। ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी इस चीज को ये फॉलो करेगा। क्लियर हो गया जी? अब इनकी रिएक्शंस हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो हाइड्रोलिसिस करते हैं हम इनकी। हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विद वाटर। देखो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अभी रिएक्शन लर्न करने के लिए बताता हूँ। एक्सेप्ट फॉर NF3 and PF3 all trihalides are hydrolyzed by water। राइट? जैसे कि हमने NCl3 लिया, NCl3 एक्ट एज एन एक्सप्लोजिव, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, और हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन था, अमोन, ठीक है जी, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 एंड +1, तो ये क्या बनाएगा? HClO प्लस अमोनिया।
अब देखो वाटर के साथ कभी भी आप रिएक्शन करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी चेंज नहीं होएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 था, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन +1 था, तो यहाँ पे आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो भी क्या आएगा हमारा +1 ही आएगा, राइट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। PCl3 मैंने लिया। अब PCl3 फॉस्फोरस और क्लोरीन में क्लोरीन मेरा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो ये हमारा एसिड बनाएगा जहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहेगा, मतलब H3PO3 और HCl। अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे भी -1 रहेगा, ठीक है जी। ऐसे ही हमने AsCl3 लिया, इसका भी आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, AS2O3 और साथ में बनेगा HCl एंड हियर वी हैव आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही रहेगा। अब जो हमारे एंटीमनी एंड बिस्मथ है, Sb and Bi trihalides are partially and reversibly hydrolyzed to form oxychlorides। ये रिएक्शंस आपको लर्न करनी पड़ेंगी। टू फॉर्म ऑक्सीक्लोराइड्स, जैसे हमने SbCl3 लिया, उसका हाइड्रोलिसिस किया तो ये बना देगा SbOCl + 2HCl BiCl3 + H2O, this will form BiOCl + 2HCl। These are the reactions। क्लियर हो गया? ये रिएक्शंस हमें लर्न करनी है, राइट। और जो बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड है, दिस BiOCl, दिस इज कॉल्ड पर्ल वाइट। इसे हम क्या बोलते हैं? पर्ल वाइट भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब कुछ पॉइंट्स हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। NF3 is not hydrolyzed due to absence of d orbitals, ठीक है जी। PCl3 fumes in moist air giving fumes of HCl। PF3 हमारा हाइड्रोलाइज क्यों नहीं हुआ? बिकॉज PF बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है देन PO बॉन्ड, राइट। ये रीजन थे हमारे हाइड्रोलिसिस